हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वह वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यह चैप्टर आपका चल रहा है अध्याय। इसमें हम लोग कूलाम के नियम, उससे रिलेटेड कई सारी बातों का अध्ययन किया। वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में क्या अंतर है, उनमें तुलना की, और आपको बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल एवं वैद्युत बलों की तुलना, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किए। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वह आपकी टॉपिक है यहाँ पर कूलाम के नियम का सदिश रूप। जो कूलाम का नियम हमने पढ़ा उसको हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप, आज जो टॉपिक है वो क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो इसके लिए हम एक चतुर्थांश बनाते हैं और इसमें हम देखते हैं इसके जरिए इस कूलाम के नियम को हम सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं चतुर्थांश। ये आपका जो एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पर आप क्या है, मूल बिंदु होता है, इसे ओ से दर्शा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं एक पॉइंट मान लिया जाए, एक चार्ज आवेश, इसको Q1 मान दे रहे हैं। इस मूल बिंदु से यहाँ तक की पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यह आपका इसे हम मान ले रहे हैं वेक्टर R1। क्या मान ले रहे हैं, वेक्टर R1। वेक्टर R1 यह आपका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, इसके बारे में आपको 11th क्लास में बताया गया है कि स्थिति सदिश क्या है। तो संक्षेप में स्थिति सदिश आप यहाँ जानिए कि जो यह आपका मूल बिंदु है, ये जो आवेश रखा गया यहाँ पर, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए आपकी डिस्टेंस, ये जो आवेश रखा गया है मान लीजिए 15 मीटर है, तो 15 मीटर आपका यह यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसकी इधर मूल बिंदु से कहीं भी हो सकता है। तो इसको फिक्स एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए इसका जो नाम दिया गया पर यह पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, यह बता रहा है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। सदिश जो हमारा होता है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। एक और चार्ज यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, Q2, इसकी स्थिति सदिश मान लेते हैं वेक्टर R2 है, वेक्टर R2 यह आपका, और इन दोनों आवेशों को यहाँ से इस प्रकार मिला था। इसका परिमाण ये इसको मान लिया जा रहा है कि मैग्नीट्यूड इसका R है, इसके बीच सेपरेशन जो है वो क्या है, यह आपका R है। तो देखिए यह जो आवेश है, यह जो आवेश आपका है, तो आप जानते हैं आवेश प्रॉपर्टी होती है, दो आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं और उसी लाइन पर, लाइन के डायरेक्शन में ही, अलोंग द लाइन। तो यह जो लाइन आपकी स्क्वायर दिखाया गया है, और जो Q1 है Q2, ये Q1 आवेश से दूसरा क्या है, Q2 है। तो यह जो है यहाँ पर Q1 Q2, यह मान लीजिए जाए कि दोनों धनात्मक आवेश है। दोनों क्या है, दोनों ही आपके धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो Q1 आवेश है, जो Q1 पर बल लगेगा वह Q2 आवेश के कारण लगेगा। आवेश Q1 पर Q2 आवेश के कारण बल लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप यहाँ बताया आपको, सपोज के लिए दोनों क्या धनात्मक है। जब दोनों आवेश आपके धनात्मक हैं तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वह यह होगी। यानी इसको जो हम दर्शाएंगे F को, तो F किस पर लग रहा है, आवेश Q1 पर, यानी F1 2, क्या मिला आपको, F1 2 यह मिल गया। और Q2 आवेश पर, किस पर, Q2 आवेश पर जो बल लगेगा वह देखिए क्या लगेगा, यह आपका Q1 कारण लग रहा है, किस पर लग रहा है, Q2 पर, यानी F21, क्या लिखेंगे, F21। Q1 पर जो बल लग रहा है वो F12 लग रहा है,
यानी 1 पर लग रहा है किसके द्वारा, 2 के द्वारा, आवेश 2 के द्वारा, Q2 के द्वारा, और Q2 पर जो लग रहा है वह Q1 आवेश का है, यानी F21 लिख दिया गया इसे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी जो स्थिति सही होगी, इस Q1 का जो स्थिति सही होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पोजीशन वेक्टर, इसका स्थिति सही वेक्टर R1 माना गया, इसका R वेक्टर R2 माना गया, यह वेक्टर R1 और यह वेक्टर R2। तो उसी प्रकार इसका जो मिलेगा यह Q1 का, इसकी डायरेक्शन आपकी ये होगी, यह डायरेक्शन 2 बल लगा रहा है किस पर, 1 पर, तो इसका स्थिति सदिश होगा वह वेक्टर R12 होगा, और इसकी जो स्थिति सदिश होगी वह वेक्टर R21 होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी, यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखते हैं हम इसको जो है कैसे लिखेंगे। तो यहाँ आप जानते हैं कूलाम के नियम में जो मैथमेटिकल फार्मूला आपको मिलता है, वो एफ की जो वैल्यू मिलती है वह आपको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर, यह मिला, यहाँ यह देखिए फार्मूला जो मिलता है वह निर्वात या वायु के लिए। तो यह जो Q1 Q2 जो प्लेन में रखे गए हैं यहाँ पर आवेश, यह मान लीजिए कहाँ पर है, वायु अथवा निर्वात में, निर्वात कहिए या वायु कर सकते हैं, तो निर्वात में रखे गए हैं। तो उसके लिए फार्मूला आपको यह मिलता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। तो यहाँ पर F12 और F21 ये 2 बल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हमें, तो वेक्टर F12 निकालते हैं पहले। तो वेक्टर F21 यहाँ से हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, यहाँ तो R² है, यहाँ R के स्थान पर क्या है, तो R के स्थान पर आप देख रहे हैं वेक्टर R12, इसका जो स्थिति सदिश है, जो पोजीशन वेक्टर है वह वेक्टर R12 है। तो वेक्टर R12 का स्क्वायर, और यहाँ जो बल लग रहा है उसकी दिशा बतानी है। एनसीईआरटी ने जो यहाँ पर दिशा को निर्धारित करने के लिए वहाँ पर जो सिंबल लगाया, जो वैल्यू नोट की है, वह यूनिट वेक्टर जो आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है, एकांक सदिश को यहाँ पर नोट कर लिया है। तो जो भी आपका वैल्यू है यहाँ पर वेक्टर R12 है, तो यानी कैप R12। आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि जो एकांक सदिश होता है उसकी परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, जो परिमाण होता है वह 1 होता है। तो यहाँ पर यह इसकी डायरेक्शन को, F12 जो बल लग रहा है, यानी Q1 पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा को बता रहा है। किसको बता रहा है, दिशा को बता रहा है। तो कैप R12 ये इसकी दिशा को बता रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। और आप जानते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू, जो बताया गया आपको, यानी वेक्टर ए नहीं बल्कि यूनिट वेक्टर कैप A इज इक्वल टू आपको बताया गया है वेक्टर A अपान मॉड ऑफ वेक्टर A। ये आपको बताया गया है कि कैप A इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर A अपान मॉड ऑफ वेक्टर A। तो यहाँ से आप इस सदिश क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A इज इक्वल लिख सकते हैं कैप A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर A। तो आपको अभी बताया गया कि जो सदिश हमारा होता है, जो वेक्टर होता है, उसमें आपका एकांक सदिश यानी क्या होता है, दिशा। एकांक सदिश किसको बता रहा है, एनसीईआरटी यहाँ पर कह रही कि एकांक सदिश जो हमारा हुआ किसको, यहाँ किस लिए नोट किया गया है, इसकी दिशा को बता रहा है, बल किस दिशा में हमारा लग रहा है उसको बता रहा है। तो यानी यहाँ पर जो सदिश है, सदिश में आपको बताया गया दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। मॉड ऑफ वेक्टर ये किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड को, यानी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो इधर आइए, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कैप R12 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12। क्लियर है बात। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में मॉड ऑफ वेक्टर R12 का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12। ये हो गया।
तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान दोनों वैल्यू सेम गुणा कर देंगे, इसमें क्या मिल जाएगा वेक्टर R12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R12, यह मिल गया वेक्टर R12। तो जो Q2 आवेश पर लग रहा है इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसको देखिए यहां से क्या मिल जाएगा आपको वेक्टर F21, वेक्टर F21 सेम इसी प्रकार जो आपको पोजीशन वेक्टर दिखाई दे रहा नहीं स्थिति से दिखाई दे रहा है, इसका वेक्टर R12 था, इसका क्या है वेक्टर R21 है। तो यहाँ से पहले हम लिख लेते हैं वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q2 पर कौन आवेश बल लगा रहा है Q2 लगा रहा है, तो Q1 Q2 अपान वेक्टर R21 का स्क्वायर, यहाँ क्या था वेक्टर R12 था, यहाँ क्या है वेक्टर R21 है, और दिशा को बताया कौन जो F21 है यानी Q2 पर जो Q1 कारण जो बल लग रहा है इसकी दिशा जो निर्धारित कर रहा है वह कौन निर्धारित करेगा, तो एनसीईआरटी यहाँ पर कर रही है कि कैप यानी एकांक सदिश के द्वारा हम दर्शाएंगे। तो कैप R इज इक्वल टू कैप R21 यह मिला। वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर यानी एक कैप R21। कैप R21 क्या बता रहा है उसको दिशा को बता रहा है, बल की दिशा में लग रहा है, परिमाण जो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वह 1 होता है। आगे देखिए वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21। ये कैसे लिखा गया तो यहाँ नोट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वेक्टर R21 इज इक्वल होता है वेक्टर कैप R21, कैप R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21, ये पॉइंट। तो यह मिल गया आपको रिजल्ट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा वेक्टर F21, यहाँ के बाद आप यहाँ ध्यान देंगे तो वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई है। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21 का होल क्यूब हो जाएगा इंटू वेक्टर R21। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R12, यह स्थिति सदिश है, यह इसकी डायरेक्शन या क्या है यह इसी सदिश किसका Q1 के लिए है, यह Q2 का वेक्टर R21 है। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर R12 और यहाँ पर वेक्टर R21 यह दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में है, यानी वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर R21। तो इस रेशियो से आपका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यह आपका क्या है एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी जितना बल जो है Q1 पर Q2 लगा रहा है, जितना बल आवेश Q1 पर आवेश Q2 लगा रहा है उतना ही बल Q1 जो है Q2 पर क्या कर रहा है उतना ही बल लगा रहा है। तो यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, यह बात आप क्लियर हो गई। यानी जितना बल ये इस पर लगा रहा है उतना ही बल हुआ क्या उस पर लगा रहा है विपरीत दिशा में। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, बहुत ही सिंपल बात है। यहाँ से आपको जो 11th क्लास में आप न्यूटन का नियम पढ़े थे, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से हम जिसे जानते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। तो जितना बल आप जानते हैं जो भी बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करती है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर आपको बताया गया विपरीत दिशा में क्या होती है प्रतिक्रिया होती है। जितना बल आपका Q2 आवेश Q1 पर लगा रहा है उतना ही बल Q1 जो है Q2 पर लगा रहा है। यानी
दोनों का परिमाण जो हुआ समान है और डायरेक्शन केवल चेंज है। डायरेक्शन क्या है? चेंज है। दिशा भिन्न है। बराबर मात्रा में दोनों बल एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, केवल दिशा, नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं? दिशा उसकी विपरीत है। तो यहां से आपको न्यूटन का तीसरा नियम भी स्पष्टीकरण हो रहा है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप हम लोग बड़ी आसानी से समझ लिए। उम्मीद है पूरी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से लास्ट में फाइनली हम लोग यह भी जान लिए कि न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसे कम्प्लीटली नोट कर लेंगे और 2 से 3 बारी से आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही देखिए आपको बेहतर बनाएगी। जितना बढ़िया आप प्रैक्टिस करेंगे रिस्पांस उतना ही बेहतर आपको मिलेगा। तो धन्यवाद।